So our today's lecture is lecture number 11, and today we will discuss about the 1956, 1962 and 1973 constitutions. तो 1973 के जो आज का हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1973 का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं पहले भी आपको कुछ इसके सैलिएंट फीचर्स जो हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो है बेसिकली 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम है और कुछ इनके डिफरेंसेस हैं। हम देखेंगे इनके डिफरेंसेस में मिले। ठीक है, तो बेसिकली हमने स्टार्ट करना है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? ये पाकिस्तान की सबसे पहले जो एक असेंबली बनी थी जिसकी फसली तादाद 69 थी और लेटर ऑन उसकी तादाद जो है वो 79 हो गई थी। ठीक है, तो 69 जब पाकिस्तान बना तो आपको ये पता होना चाहिए कि 69 तादाद थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की, और जब आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ये तादाद जो है इसको बढ़ाया गया, 79 इसको किया गया। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं फॉर द पार्लियामेंट। ठीक है, और वो लेजिस्लेशन करते हैं अपने मुल्क के लिए, ये इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। आज तो आपको पता है कि पार्लियामेंट एक इदारा है, तो उसके अंडर दो हाउसेज आ रहे हैं, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हम नेशनल असेंबली कहते हैं। जो अपर हाउस के मेंबर्स होते हैं यही हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो अपर हाउस के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते, उनको पार्टी बेसिस पे इलेक्ट किया जाता है। उनकी टोटल तादाद 104 होती है। लेकिन जो लोअर हाउस के मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं फ्रॉम पीपल। ठीक है, एक मिनट जरा। हाँ जी, तो जो लोअर हाउस के मेंबर्स हैं जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं, उसके मेंबर्स की तादाद होती है 342, और वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो हम आज उनकी जरा स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्टली हमने जो चीज पढ़नी है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदाद मकासद। ठीक है, इसमें 1949 में ये पास हुई थी, और किसने पास करवाई थी? लियाकत अली खान ने, कि हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मकासद क्या है, पाकिस्तान की क्रिएशन के मकासद क्या हैं। तो ये चीजें जो हैं बेसिकली हमने पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का प्रेम्बल होता है, इफ्तिताया होता है। प्रेम्बल हम कहते हैं इफ्तिताया। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन हो या 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो उसमें ये इफ्तिताया की एक हैसियत रखता है। ये मस्ट पहले सबसे पहले ऐड किया गया होता है। ठीक है, इसका अब बेसिक स्टेटमेंट क्या है वो एज इट इज मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वेयर एज सॉवरेंटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह अलोन, एंड अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम इज अ सेक्रेड ट्रस्ट। अब इसमें क्या है? किरारदाद मकासद का स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि हकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की होगी। ठीक है, और वो बेसिकली हाकमियत जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इख्तितारिया के तौर पे शामिल की जाती है कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की होगी। ठीक है, और लोग जो हैं, जो यहाँ पे हाकम, वैसे जो पीपल्स की गवर्नमेंट होगी वो अल्लाह ताला की जो असूल हैं, अल्लाह ताला ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो असूल दिए हैं उनके मुताबिक जो है उन पर अमल पैरा होंगे। ठीक है, and whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representative of the people। ठीक है, तो chosen representative of peoples कौन से होते हैं? जो elected members होते हैं। जो क्या होते हैं? elected members होते हैं। वो स्टेट जो है उनके जरिए अपनी पावर्स जो है और अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेगी। wherein the principle of democracy
freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. कि जो भी असूल आज़ादी के हों, जमहूरियत के हों, बराबरी के हों, बर्दाश्त के हों, माशरती इंसाफ के हों, जो भी इस्लाम ने असूल दिए हैं उनके मुताबिक जो है जिंदगी गुजारी जाएगी, उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली प्रेम्बल, ये है इफ्तिताया। इसके जरिए ही हमारा मुल्क का जो आइन है वो फार्मुलेट होता है। हमारे मुल्क के आइन में ये इफ्तिताया की सूरत हाल जो है वो ये है कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पहला पेज होता है उस पे ये इफ्तिताया के नाम से नोट डाउन किया गया होता है। देन अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या है, फॉर्म्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, कितनी इकसाम का होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स क्या है। ठीक है, 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए, 1956 का आया, 1962 का आया, 1973 का आया। तो इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिक सैलिएंट फीचर्स क्या है, फिर इनके हम कंपैरिजन करेंगे कि किसमें क्या डिफरेंस था, एंड देन वी विल डू द इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ 1970 कॉन्स्टिट्यूशन that are very important, and then we will conclude our topic. So starting with the definition of constitution, कि आइन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ये बेसिकली एक सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉज है एंड प्रिंसिपल्स, असूल और जवाबित का एक सिस्टम है, बुनियादी असूलों और जवाबित का एक प्रिंसिपल है, सिस्टम है that prescribes the nature, functions and limits of government or an other institution। जो किसी भी इदारे या हुकूमत की जो नेचर है कि वो किस किस्म की हुकूमत है, उसके काम क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसका दायरा कार क्या है। आइन हमें बताता है कि लोगों का दायरा कार क्या है, लोग किस हद तक आजाद हैं, और गवर्नमेंट या कोई ऑफिशियल या कोई ऑफिसर या कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो कौन कौन सी पावर जो है वो यूज कर सकता है और कौन कौन सी पावर्स यूज नहीं कर सकता। ठीक है, और उसके नेचर क्या है, उसके इंस्टीट्यूशन के वर्क की, उसके फंक्शंस क्या हैं और उसकी लिमिट्स क्या है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ अगर हम आए, इन मुस्लिम स्टेट्स particularly Pakistan, laws are formed from the constitution but constitution is framed according to, basically laws derived होते हैं constitution से, laws are not derived from the constitution, sorry, laws जो हैं constitution से drive नहीं होते, लेकिन constitution को frame किया जाता है according to Almighty Allah, Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Holy Quran, और ये जो 3 चीजें हैं, Almighty Allah, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हॉली कुरान, इन 3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे जैसे इस्लामी ममालिक जितने भी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हैं, अपने आइन को फ्रेम करते हैं। ठीक है, देन द स्टेट के पिलर्स के बारे में हम बात करेंगे कि स्टेट बेसिकली किन 3 बुनियादों पे खड़ी है, स्टेट के पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। First element is executive, second element is legislative, third element is judiciary। आपको इसके बारे में मस्ट पता होना चाहिए कि स्टेट के कितने पिलर्स हैं। 3 पिलर्स हैं, आपको ये मस्ट पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज द एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव क्या है? अब प्राइम मिनिस्टर है, उसकी एक एग्जेक्टिव सीट है, उसके अंडर फेडरल सेक्रेटरीज आते हैं, उसके अंडर जितने भी बेसिकली रूल आउट करने वाले इदारे हैं पाकिस्तान को, वो आते हैं, उनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। देन लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव क्या होता है? कानून बनाने का अमल जो होता है, लेजिस्लेशन जो करते हैं, वो होती है नेशनल असेंबली और सेनेट। ठीक है, और प्रोविंशियल असेंबलीज ये कानून साजी करते हैं, तो इनको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव जो पिलर्स हैं। ठीक है, ये कानून साजी करते हैं जिसके मुताबिक हमारा मुल्क चलता है। जुडिशरी। जुडिशरी वो है जो ओवरसी करती है उन कानूनों को जो लेजिस्लेशन करती है नेशनल असेंबली या सेनेट, तो उस कानून के अकॉर्डिंग जो भी लोगों के पैरामीटर्स होते हैं उनको चेक करती है जुडिशरी। अगर कोई वायलेट कर रहा है तो उसे सजा देगी, अगर कोई वायलेट नहीं कर रहा तो उसको कमेंड करेगी। ठीक है, तो इस तरह करके जुडिशरी का फंक्शन ये है, ये ओवरसी करेगा। In which all powers are vested by the constitution in the parliament, the prime minister and the
सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हो गया, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव हेड हो गया, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी हेड हो गया। The powers and the duties of these branches are further defined by acts and amendments of the parliament. इसके बाद इनमें जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें वक्तन फवक्तन अमेंडमेंट्स की जाती हैं, तब्दीलियां की जाती हैं। कुछ आर्टिकल्स जो हैं उनमें तब्दीलियां की जाती हैं, कुछ एक्ट्स में चेंजिंग लाई जाती हैं विद टाइम टू टाइम, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, including the creation of executive institutions, departments, courts inferior to the Supreme Court, के executive institutions की कोई और institution बनाना पड़ गया तो उसकी creation, departments की creation, कोई कोर्ट बनाना है सुप्रीम कोर्ट के नीचे तो उसकी जो है उसमें भी amendments की जाती हैं। By constitutional powers, president promulgates ordinances and passes bills. अब president के पास क्या powers हैं, ये तो हमने प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लिया। प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस मंजूर कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है और बिल्स को भी पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस किसी भी रूल के तहत किसी भी नेचर का वो पास कर सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन ये होती है कि विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम ऑलमोस्ट 3 मंथ्स उस जो भी वो प्रोमलगेट करेगा ऑर्डिनेंस को, उसको मस्ट पास होना चाहिए फ्रॉम द पार्लियामेंट, वरना वो फ्रीज हो जाएगा, वरना उसकी कोई औकात अहमियत नहीं रहेगी। अब आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, लेकिन इसमें एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बारे में आपको बताया। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर आता है, फेडरल कैबिनेट आते हैं, मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होता है, ठीक है, और अपहेल्ड होता है, इसको कोई देखने वाला नहीं होता। नेशनल असेंबली के अलावा प्रोविंशियल असेंबलीज भी मौजूद होती है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट के तौर पे एक्ट करता है, मतलब सबसे आला कोर्ट, आला अदलिया जिसको हम कहते हैं। उसके नीचे फेडरल शरीयत कोर्ट्स आती हैं, प्रोविंशियल और हाई कोर्ट्स आती हैं। प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स जो हर प्रोविंस में, अब लाहौर हाई कोर्ट है फॉर एग्जांपल, सिंध हाई कोर्ट आप कह सकते हैं, जो उसके अलावा केपीके का पेशावर हाई कोर्ट है, ठीक है। तो इस तरह करके मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं जो अंडर सुप्रीम कोर्ट आती हैं, एंड मुतसिब भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है। मुतसिब क्या होता है? इत्साब करता है। ये मुख्तलिफ जितने भी इंस्टीट्यूशंस में कोई काम कर रहे हैं, उनके अलावा किसी ने अगर कोई किसी के साथ ज्यादती की है, किसी की लैंड ले ली है, किसी का कोई पैसा मार लिया है, तो उसका इत्साब करना मुतसिब का काम, ठीक है। और प्रोविंशियल और हाई कोर्ट्स के अंडर आते हैं आगे सिटी कोर्ट्स, जिनमें सिविल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह एक पूरी ब्रांचिंग होती है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की। अब सेनेट है और नेशनल असेंबली है, बेसिकली पार्लियामेंट इन पे बेस कर रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सेनेट में यहाँ पे लिखी हुई है 100 सीट्स, इट्स अ ग्रामेटिक एरर, 104 सीट्स आर इन सेनेट। नेशनल असेंबली में कितनी सीट्स हैं? 342 सीट्स हैं। अच्छा, सेनेट में 104 सीट्स जो हैं उनको नेक्स्ट अगेन डिवाइड किया गया है। प्रोविंसेस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। आपको ये बता दूं हर प्रोविंस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, हर प्रोविंस से इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं सेनेट में। फॉर एग्जांपल पंजाब है तो इसकी भी 23 सीट्स हैं, चाहे वो ये बड़ा सूबा है, चाहे ये मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केपीके है, बलूचिस्तान है, सिंध है, चारों की 23 सीट्स हैं, ठीक है। हर सूबे की 23 सीट्स हैं। इस्लामाबाद एक फेडरल टेरिटरी है जिसकी 4 सीट्स हैं, और इसके अलावा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, ये बेसिकली फिलहाल अब तो ये मर्ज हो गई हैं सीट्स विद केपीके, ये इलाके मर्ज हो गए हैं, फाटा के इलाके, लेकिन इनकी अलहदा से सीट्स होती हैं, 8 सीट्स होती हैं, ठीक है। इनको बेसिकली फेडरल के अंडर ये ट्राइबल एरियाज आते हैं, जिन पे कोई भी सूबा गवर्नमेंट नहीं कर रहा होता, ये बेसिकली फेडरल ही इनको देख रहा होता है, लेकिन अब इनको फाटा को मर्ज कर दिया गया केपीके में। नेशनल असेंबली को अगर हम देखें तो 342 सीट्स हैं, जनरल सीट्स जो हैं 272 हैं, वुमेन की सीट्स रिजर्व होती हैं 60 एंड नॉन मुस्लिम की सीट्स होती हैं 10 सीट्स। मतलब हमने माइनॉरिटीज को भी जो है इक्वल राइट दिया है इन द नेशनल असेंबली, उनका उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, उनके हुजम के लिहाज से उनको
राइट दिया गया, वुमेन को भी राइट दिया गया 60 सीट्स का, और जनरल सीट्स 272 हैं। इस पे डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोग फ्रॉम द पीपल। अब उसके बाद हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है 3 कॉन्स्टिट्यूशंस का जो अब तक हमारे पास आए। एक कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का, एक 1962 का है और एक 1973 का है। तो हमने बेसिकली इनका कंपैरिजन करना है। अब 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एनफोर्स किया गया ऑन 23 मार्च 1956 टू अक्टूबर 7 1958, मतलब कि 23 मार्च को ये नाफजुल अमल हुआ और 7 अक्टूबर 1958 को 1958 को जब मार्शल लॉ लगा तो उस वक्त ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन इसको खत्म कर दिया गया। 8 जून 1962 को 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होता है और मार्च 25 1969 को ये कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा एब्रोगेट हो जाता। लेकिन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 14 अगस्त 1973 को एनफोर्स्ड होता है, लेकिन अब तक यही कॉन्स्टिट्यूशन पूरे मुल्क पे कायम है। अब इनके पार्ट्स क्या हैं? 234 आर्टिकल्स, 6 शेड्यूल्स। आर्टिकल्स और शेड्यूल्स, बेसिकली आर्टिकल्स में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात की जाती है, शेड्यूल्स जो हैं मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। 1956 में 234 आर्टिकल्स हैं, 6 शेड्यूल्स हैं। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में 250 आर्टिकल्स हैं, 5 शेड्यूल्स हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 280 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। और ये तो इनके 2 डिफरेंसेस हो गए। थर्ड वन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली लिखे गए हैं, इनको एक किताबचे की शक्ल दी गई है। तीनों कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, ये क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। देन कम्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करें तो आपको मैं बताता चलूं, 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे अयूब खान, उन्होंने लगाया हुआ था मार्शल लॉ। उसके बाद उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसीज की फॉर्म में अपनी गवर्नमेंट फार्मूलेट की और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने हुए थे। तो उन्होंने उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया वो था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होंगी, प्राइम मिनिस्टर के पास बस नाम की पावर्स होंगी, ज्यादा पावर्स नहीं होंगी। लेकिन 1956 का और 1973 का दोनों कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बनाए हैं, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं कि इसमें पार्लियामेंट जो है वो अपहेल्ड होगी फ्रॉम द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट जो फैसला करेगी वही फैसला होगा, ना कि प्रेसिडेंट जो फैसला करेगा वो मतलब वो फैसला होगा। देन रेफरेंडम, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि आप रेफरेंडम करा सकते हैं मुल्क के लोगों से डायरेक्टली। कोई क्वेश्चन पूछना है आपने लोगों से तो यू कैन आस्क डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसने प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को, 2 लोगों को ऑथराइज किया तो वो किसी भी वक्त रेफरेंडम करा सकते हैं। वो किसी भी वक्त क्या करा सकते हैं? रेफरेंडम करवा सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो है किसी नेशनल इशू पे, किसी इंपॉर्टेंट इशू पे जो है रेफरेंडम कराता है, वैसे नहीं करवा सकता। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स है कि वो किसी भी वक्त किसी भी टॉपिक पे रेफरेंडम करवा सकता है। उसके बाद इलेक्शंस का जो मेथड था वो डायरेक्ट इलेक्शंस का मेथड था 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में, कि डायरेक्टली क्या होगा, जिस तरह आज होता है कि पहले एमएनए, एमपीएस, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, ये दोनों इलेक्ट होते हैं, लोग इनको इलेक्ट करते हैं। फिर ये एमएनएज या एमपीएस जो हैं ये मिलके अपने जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उनको सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर का जो सिलेक्शन होता है वो किस तरह होता है कि पहले एमएनएज जो हैं मुंतखब होते हैं, फिर एमएनएज मिलके प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। इस तरह चीफ मिनिस्टर होता है सूबे लेवल पे, तो पहले मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज एमपीएस इलेक्ट होते हैं, उसके बाद एमपीएस मिलके किसको इलेक्ट करते हैं? चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो इस तरह ये गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है। लेकिन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको पढ़ाया, जब मैंने स्लाइड्स आपको करवाई थी, कि यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवाए गए थे। इनडायरेक्ट इलेक्शंस किस तरह से करवाए गए थे कि बेसिक डेमोक्रेसीज की फॉर्म में इलेक्शन करवाए थे। बेसिक डेमोक्रेट्स 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स जो हैं वो अयूब खान ने
बेसिकली रिकॉग्नाइज करवाया था ये मेथड कि काउंसलर लेवल पे इलेक्शन होगा और वो काउंसलर्स या वो नाज़िम जो हैं वो मिल के क्या करेंगे, वो इंतखाब करेंगे प्रेसिडेंट का। और 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन में भी डायरेक्ट मेथड है कि डायरेक्ट मेथड क्या है कि MNAs और MPs इलेक्ट होते हैं, उनके बाद जो है उनके हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो हैं वो इलेक्ट होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंशियल भी है और इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी इसी में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। देन कम्स द इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली there was no such institute in the constitution of 1956. 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशन के नाम से कोई चीज जो है वो नहीं करवाई। यहाँ पे एक थोड़े से आपको बता दूं कि ये ना थोड़ा सा एरर है, टाइपिंग एरर है कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की जगह नीचे खाली है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे फिल है। तो बेसिकली जो 1962 की चीजें हैं वो 1973 की तरफ चली गई हैं और 1973 की जो चीजें हैं वो एंड पे चली गई हैं दूसरी स्लाइड। तो हम इस तरह इनको थोड़ा देख लेंगे, मैं इसको स्लाइड्स में सही कर दूंगा जब अपलोड करूंगा। कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इस्लामिक 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में दो इस्लामिक इंस्टीट्यूशन थे, एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन। दो इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि दो इंस्टीट्यूशंस 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस हुए। एक था एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल, और एक था इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन जिसने इस्लामिक रिसर्च करनी थी, ठीक है, इस्लाम पे रिसर्च करनी थी। 1973 में कौन कौन से आए? काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, फेडरल शरीयत कोड, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, ठीक है। तो बेसिकली दो इंस्टीट्यूशंस, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड फेडरल शरीयत कोर्ट्स। फेडरल शरीयत कोर्ट्स आज भी मौजूद हैं जो बेसिकली शरीयत के मुताबिक फैसले करती है। एग्जेक्टिव पावर्स जो है, एग्जेक्टिव पावर्स 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर के पास होंगी, वो एग्जेक्टिव जितने भी चीजें हैं उनको वो चलाएगा। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि प्रेसिडेंट के पास एग्जेक्टिव पावर्स होंगी, क्योंकि आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था तो प्रेसिडेंट के पास पावर्स होंगी। लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये प्राइम मिनिस्टर ही एग्जेक्टिव पावर्स थी, उनके पास ही एग्जेक्टिव पावर्स। उसके बाद लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 कंटेन 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ये होता है कि काम जो होते हैं, फंक्शंस जो होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फेडरल लेवल पे किए जाते हैं, कुछ होते हैं प्रोविंशियल लेवल के फंक्शंस, और कुछ होते हैं कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब ये है कि जो दोनों के पास इख्तियारात होती है, फेडरल के पास भी होते हैं, मतलब सेम नेचर की चीजें होती हैं, फेडरल के पास भी मौजूद होती हैं और प्रोविंसेस के पास भी मौजूद होती हैं। लेकिन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 लिस्ट थी। सेंट्रल के कुछ पार्ट्स डिवाइड हो गई, पार्ट्स कुछ सेंटर के पास पावर्स थी फेडरल, और कुछ प्रोविंसेस के पास पावर्स थी जो सेंट्रल और प्रोविंसेस में चेंज हो गई, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें प्राइम मिनिस्टर के पास तमाम पावर्स थी। ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, पावर टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली, ठीक है, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को भी वो अपॉइंट कर सकता है, नेशनल असेंबली को खत्म भी कर सकता है, और कोई भी बिल जो है उसको पार्लियामेंट से जो मंजूर हुआ है उसको तस्लीम भी कर सकता है या रिटर्न वापस भी कर सकता है। तो ये 3 पावर्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर को दी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन। हम पढ़ रहे थे लिस्ट, बेसिकली फंक्शंस, तो इसमें भी फेडरल लिस्ट थी और कॉन्करेंट लिस्ट थी कि कुछ फेडरल लेवल की नौयत के मामले होंगे, कुछ जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट होगी जो प्रोविंशियल और फेडरल के जो है इकट्ठे मामलात होंगे, ठीक है। उसके बाद हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी ऊपर रहता है अभी तक, हाँ 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया सेंट्रल और प्रोविंशियल, और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि फेडरल और कॉन्करेंट। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, ये आपको मस्ट पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट आ जाता है प्रेसिडेंशियल पावर्स। प्रेसिडेंशियल पावर्स
जो है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी रीजनेबल थी, मतलब ज्यादा पावर्स नहीं थी प्रेसिडेंट के पास, कुछ पावर्स थी 1956 में। वो एक पावर बड़ी ज्यादा जो थी वो ये थी कि 8th अमेंडमेंट के जरिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स थी कि वो किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर को उसके ओहदे से हटा सकता है। लेकिन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, तो प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी। लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में दोबारा ये रीजनेबल हो गई, कुछ हद तक थी, कुछ हद तक नहीं थी। लेकिन अब जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंजिंग लाई गई है कि कोई भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा नहीं सकता। प्रेसिडेंट जो है वो उसके पास ये पावर खत्म हो गई है कि वो प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है या नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। देन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, ये इदारा जो है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये इदारा इंट्रोड्यूस हुआ, इसका नाम है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें चेंजिंग ये लाई गई कि सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि हाईएस्ट कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, और हर प्रोविंस में एक हाई कोर्ट होगा जो प्रोविंशियल मामलात को देखेगा, एक हाई कोर्ट आजाद कश्मीर में होगा, और बाकी सारे हाई कोर्ट्स के अंदर लोअर कोर्ट्स होंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, तहसील लेवल पे होंगे, डिवीजन लेवल पे होंगे, इस तरह के लेवल पे कोर्ट्स होंगे। नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का 1956 में एक ही हाउस था, वो था नेशनल असेंबली, सेनेट नहीं था। सो इट वाज कॉल्ड एज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। आपको पता होना चाहिए अगर एक हाउस होगा तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, अगर दो हाउस होंगे तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा। ठीक है, ये कई दफा क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिकैमरल कॉन्स्टिट्यूशन, 1956, 1962, 1973। तो यूनिकैमरल जो है 1956 भी था, 1962 भी था, क्योंकि इनमें जस्ट नेशनल असेंबली थी। एनए, अब 1962 में अगर आप देखेंगे तो एनए लिखा हुआ है, इट्स मीन नेशनल असेंबली, तो इसमें सिर्फ नेशनल असेंबली थी। लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में दो हाउसेस थे जिनका नाम, एक का नाम सेनेट था, एक का नाम नेशनल असेंबली था। दो हाउसेस थे, एक का नाम सेनेट, एक का नाम क्या था, नेशनल असेंबली। तो अब क्या हो गया, फिर ये बाई कैमरल हो गया। तो ये था ये बाई कैमरल कॉन्स्टिट्यूशन। देन द फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक क्या होते हैं। अब बेसिकली इमरजेंसी में सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड किए जा सकते थे, लेकिन 1956 की बात कर रहा हूँ, 1962 में इसने इंश्योर किया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जो लोगों के राइट्स हैं, जो पीपल ऑफ पाकिस्तान के राइट्स हैं, उनको इंश्योर किया जाएगा। उनके खाने पीने का हक, उनके रहने का हक, उनके पढ़ने का हक, उनके जितने भी फंडामेंटल बुनियादी हैं, उनके मेडिकेशन का हक, उनकी हेल्थ का हक, ये सारी चीजें जो हैं ये उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। सो दे विल अवेल दैट राइट्स। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी इंश्योर करता है फंडामेंटल राइट्स द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब इस्लामिक प्रोविजंस कौन कौन सी हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम शॉर्टली देखेंगे। इसमें एक तो पाकिस्तान का नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और स्टेट का एक रिलीजियन था, वो था इस्लाम। मुल्क का जो रिलीजियन है, मजहब है, वो इस्लाम। और हाकमियत किसकी थी, अल्लाह की थी। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। मुसलमान की डेफिनेशन इस आयन में लिखी गई, ठीक है। और उसके बाद ये जरूरी करार दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट होगा, सदर होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, ये दोनों, इन दोनों का मुसलमान होना जरूरी है, और जिंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजारी जाएगी। बाकी नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एरिडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स। माशरती बुराइयों का खात्मा किया जाएगा और माशरती इंसाफ जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। होली कुरान की टीचिंग्स जो हैं, तालीमात जो हैं, उन पर अमल पैरा होया जाएगा। स्ट्रेंथन बॉन्ड विद मुस्लिम वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, मुसलमान जो बेसिकली स्ट्रेंथन बॉन्ड विद मुस्लिम वर्ल्ड, सॉरी, के जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनके साथ बॉन्ड को मजबूत किया जाएगा, और इस्लामी नजरियाती काउंसिल का की तामीर जो है वो की जाएगी। एरर फ्री पब्लिकेशन ऑफ कुरान, कुरान की जो इशात है वो एरर फ्री होगी, उसमें कोई गलती नहीं होगी। ओथ टू प्रोजेक्ट एंड प्रमोट इस्लामिक आइडियोलॉजी, ये इस चीज का हलफ उठाया गया
कि हम इस्लामी नजरिया लेके ही चलेंगे, उसको ही प्रमोट करेंगे। अहमदीज कादियानी जो हैं वो एक नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी उनको कंसिडर किया गया, क्योंकि वो अपने आप को नौजुबिल्ला मुसलमान कहते हैं, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बड़ी वाज़ेह कर दी गई कि ये नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी। और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात, औकाफ एंड मॉस्क इज इंश्योर्ड, कि प्रॉपरली ज़कात का निज़ाम, औकाफ का निज़ाम, मॉस्क का निज़ाम जो है उसकी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर, that was lecture number 11, and we have studied the comparison between 1956, 1962 and 1973 constitution. So if you have any question, you may ask.